सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भ्याना, आपका अकाउंट्स एजुकेटर, जो आपको पढ़ा रहे हैं पूरी की पूरी अकाउंटेंसी फुल कोर्स अकाउंट्स इको एंड बिजनेस। हम आपको विदिन के चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप नए हो तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा का पूरा कोर्स पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल है विद्यम जो आपको करवा रहा है। हम है एसआरसीसी से ग्रेजुएट, दैट इज योर ड्रीम कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। मैं खुद बोर्ड टॉपर रह चुका हूं विद 99.6% मार्क्स, तो बिल्कुल चिंता मत करना, आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यहां पर मिलने वाला है। बेस्ट क्वालिटी के टीचर्स आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 2। हम आगे बढ़ते हैं, जहां तक हमने कल पीछे छोड़ा था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या प्रोसेस है, क्या क्या हमारे पास ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। ये सब चीजें हमने अच्छे से स्टडी करी थी। आज हम करेंगे मेजर डिफरेंसेस, और ये आपके पास पेपर में आने ही आने हैं। क्लास 11th के पेपर में ये क्वेश्चन हर टीचर जरूर पूछता है। दैट इज बुक कीपिंग वर्सेज अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग वर्सेज अकाउंटिंग वर्सेज अकाउंटेंसी क्या होता है। तो इन तीनों का मतलब मैं आपको समझाता हूं आराम से, फिर आपको अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। तो पहले तो हम समझते हैं बुक कीपिंग वर्सेज अकाउंटिंग वर्सेज अकाउंटेंसी। बेसिक मतलब अगर आप ऐसे जानना चाहो तो बेटा बुक कीपिंग का मतलब होता है बुक्स को संभाल के रखना। संभाल के रखना मतलब ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको सही से रिकॉर्ड करना और उनको क्लासिफाई करना। ये मैकेनिकल काम होता है। आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी थी मेरे साथ। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो बेटा 5 काम है। उनमें से पहले 2 रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाई, ये मैकेनिकल जॉब्स होती हैं। कोई भी आके डेट वाइज चीजों को रिकॉर्ड कर सकता है और सिमिलर नेचर के आइटम्स को ट्रांसफर कर सकता है। मेन काम उसके बाद शुरू होता है कि समरी कैसे करनी है, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना है, कौन सी चीज को खर्चा मानना है, कौन सी को नहीं मानना है, कौन सी चीज को इस साल का खर्चा मानना है, कौन सी चीज को अगले साल का खर्चा मानना है। तो यहां पर आता है मेजर काम। फिर आता है एनालिसिस। यहां पे आपको अपने दिमाग से एनालिसिस करना पड़ता है, हम इसको किस किस चीजों से कंपेयर कर सकते हैं, क्या क्या उसके रिजल्ट्स निकलेंगे। फिर आता है कम्युनिकेट। तो बेटा जो ये बाद के स्टेप्स होते हैं वो अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। तो बुक कीपिंग क्या है, पहले 2 स्टेप्स। अकाउंटिंग क्या है, ये सारे स्टेप्स। और अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग अकाउंटिंग तो आती ही आती है, ये सब तो करना ही है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। हमने कहा था ना कि अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट मैटर व्हिच टीचेस अस हाउ टू डू अकाउंटिंग, जो मुझे सिखाता है कि अकाउंटिंग को करना कैसे है, रूल्स बेस्ड अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो वो है अकाउंटेंसी। समझ आया? बेसिक डिफरेंस क्लियर है कि बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ओनली, अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, व्हाइल अकाउंटेंसी इज द वाइडेस्ट ऑफ ऑल। अकाउंटेंसी इन दोनों को इंक्लूड करता है और साथ में क्या बोलता है कि भैया इन सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कैसे बनाया जाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, अकाउंटिंग रूल्स को कैसे फॉलो करके बनाया जाए, दैट इज माय अकाउंटेंसी। चलो अब जल्दी से डिफरेंसेस देखते हैं। तो बुक कीपिंग में क्या कहा कि इट इज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रिकॉर्ड करना। वैसे क्लासिफिकेशन भी आता है, कुछ बुक्स लिखती हैं कुछ नहीं लिखती, सो इतना मैटर नहीं करेगा। तो अगर आपके टीचर जो लिखवाएं आप उसी हिसाब से पेपर में लिख देना, ठीक है। तो यहां पे हमने बोला कि प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर हमने कहा अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग में भैया सब कुछ आता है, रिकॉर्डिंग भी आता है, क्लासिफाइंग भी आता है, समराइज इंटरप्रेट भी आता है एंड कम्युनिकेट भी आता है। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो मुझे क्या सिखाती है, दैट गाइड्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जो ये सिखाती है कि इन दोनों को ही कैसे परफॉर्म करना है। फिर आता है स्कोप क्या है। ये छोटा स्कोप है क्योंकि इसके अंदर कम काम करना है ना, सिर्फ रिकॉर्ड करना है। इसका थोड़ा ज्यादा है क्योंकि इसमें ज्यादा काम करना है, बुक कीपिंग भी करना है, साथ में और एक्टिविटीज भी करनी है। इसका स्कोप वाइडेस्ट है क्योंकि इसमें तो सब कुछ करना है। इट इंक्लूड्स बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एज वेल एज द प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस दैट गवर्न देम। समझ आई मेरी बात? चलो, स्टेज कब बनता है। अब सोचो, रिकॉर्ड तो सबसे पहले करोगे राजे, तो ये क्या है, इनिशियल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस है। ये क्या है, नेक्स्ट स्टेज है। बुक कीपिंग करने के बाद आप ये सारे काम करोगे। एंड ये कोई ऐसी स्टेज नहीं है, ये इन दोनों स्टेज को ही ओवरलैप करती है कि व्हेनेवर यू आर डूइंग बुक कीपिंग, व्हेनेवर यू आर डूइंग अकाउंटिंग, तो आपको इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना है। तो इट इज अ थ्योरेटिकल बेस दैट सपोर्ट्स, ये क्या करता है बेटा, सपोर्ट सिस्टम है, ये ओवरलैप करता है। जब जब ये काम हो रहे होते हैं तो अकाउंटेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रख के करे जाते हैं।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बन जाए, हर चीज लिखित में मिल जाए, दैट्स इट। इसका है कि भैया फाइनेंशियल रिजल्ट पता चले, क्योंकि समरी करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनको कम्युनिकेट कर दो। फिर आता है अकाउंटेंसी, इसका मतलब है यूनिफॉर्मिटी लेकर आना, टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड फ्रेमवर्क, ऐसे प्रिंसिपल्स और फ्रेमवर्क लेकर आना जिससे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की प्रैक्टिस को किया जा सके। समझ आई मेरी बात? ठीक है, ये तीनों का डिफरेंस अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो फिर कुछ भी पेपर में आपसे पूछ रहे हैं आप कर लोगे। जैसे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस जल्दी से करा दो, चुटकियों में करवाता हूं। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, हमें पता है, हमें पता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब कुछ करना है, हमें पता है। अगला कहते हैं स्कोप, इसका लिमिटेड स्कोप है, इसका ज्यादा है, इसके अंदर सब कुछ आता है, सॉर्टेड सी कहानी है। स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज है, सबसे पहले किया जाता है, ये सेकेंडरी स्टेज है, ये बाद में किया जाता है। ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या मेरे बेटा? फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना, फाइनेंशियल पोजीशन जानना और जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना। नेचर ऑफ जॉब, ये कोई दिमाग लगाने वाली जॉब नहीं है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज टेक्निकल जॉब, कोई भी आके कर लेगा। मैकेनिकल जॉब है, क्लरिकल इन नेचर है, कोई भी कर सकता है। यहां पे एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एनालिसिस करना पड़ता है चीजों का। परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस नहीं बताता, ये तो सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं रिकॉर्ड्स। ये परफॉर्मेंस ही बताता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। आ गया ना? It does not show the performance, but it shows performance as well as position. Position बोले तो asset liability का status, performance बोले तो profit loss हुए या नहीं हुए। Level of skills बेटा basic knowledge चाहिए, इसके अंदर अच्छी knowledge चाहिए क्योंकि इसके अंदर analysis का काम भी आता है। क्लियर हुई कहानी? चलो चलो, अपने पेपर के 2-3 नंबर कंफर्म हो गए एटलीस्ट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अब देखो आप अकाउंटिंग में बहुत सारे काम कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो एंड कम्युनिकेट कर रहे हो। सारा कुछ आंखें बंद करके जोर से बोलो कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, मम्मी को भी याद करवा दो। ठीक है, ये करने के बाद कहते हैं ये जितने भी स्टेप्स हैं ये सब करते हुए आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। रिकॉर्ड करते हुए इंफॉर्मेशन आई, क्लासिफाई करते हुए इंफॉर्मेशन आई, समरी करते हुए प्रॉफिट लॉस निकले इंफॉर्मेशन आई। तो कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है? एट एवरी स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, जो भी स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में, हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट होती रहती है, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लेट्स रीड इट। क्या लिखा कि एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग कलेक्ट्स फाइनेंशियल डाटा, रिकॉर्ड्स इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड दैट इज कम्युनिकेटेड। सेम बात लिखी थोड़ी सी अलग भाषा में। Accounting begins with the identification of transactions of financial nature and ends with the preparation of financial statement। की शुरू होता है कि पहचानो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन और फिर हम क्या करते हैं एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ईच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, क्या कहते हैं राजे? ईच प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस हैं अकाउंटिंग के, हर प्रोसेस में क्या होता है? जनरेट्स इंफॉर्मेशन, और इसी इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? वेरी गुड, ठीक है ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं। कहते हैं कि क्या क्या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के टाइप्स है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है जनरेट, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो उसके अंदर देखो क्या क्या आता है, तो उसके अंदर देखो क्या क्या आता है। सबसे पहला तो इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मुझे पता चलता है कि इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल पोजीशन, कि भैया मेरी पोजीशन कैसी है, मेरे पास एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, एसेट लायबिलिटी का स्टेटस क्या है। फिर आता है इंफॉर्मेशन ऑन कैश फ्लोस, कि मेरे बिजनेस में कैश कितना आ रहा है, कैश कितना जा रहा है। बेटा कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस के अंदर ना कैश नहीं होता लेकिन प्रॉफिट्स होते हैं, या बिजनेस के अंदर कैश तो होता है लेकिन प्रॉफिट्स नहीं होते। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, एग्जांपल सुनो मेरे से आप। मान लो मैं आपको बोलूं कि यार मेरे साथ क्या हुआ, मैं दुकान पे बैठा, मैंने क्या करा आज, मैंने आज 1000 रुपए का 1000 रुपए का एक जीन्स लेकर आया, 1000 रुपए की, ठीक है, दुकान पे। मैंने इसको बेटा सेल कर दिया 1500 में। जल्दी बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? भैया प्रॉफिट ही तो हुआ, 1000 वाली चीज 1500 में बेच दी, सॉर्टेड है। लेकिन अब मेरी बात सुनो, ये मैं 1000 जब लेकर आया था, मैं ये कैश में लाया था कि जब मैंने अपने सप्लायर से माल उठाया तो मैंने उसको 1000 रुपए का नोट कैश दे दिया। अब तो चलता नहीं, 500 के 2 दे दिए। जब मैंने बेची है ये, तो राज्य कैसे बेची है? उधार पे बेची है। क्या बेची है? उधार पे बेची है। प्रॉफिट है 500 रुपए का, लेकिन कैश कितने मेरे पास आज की डेट में? -1000। क्यों? क्योंकि मेरे लग तो गए 1000, लेकिन अभी तक रिसीव एक पैसा भी नहीं हुआ, क्योंकि बेचा तो मैंने उधार पे है।
तो आज की डेट में मेरी कैश पोजीशन कैसी है, -1000, क्योंकि लग रखे हैं। प्रॉफिट की सिचुएशन कैसी है, +500। तो बिजनेस में हो सकता है कि प्रॉफिट्स हो रहे हो लेकिन कैश ना हो सकता है कैश ना हो प्रॉफिट्स हो, तो इसीलिए कैश की सेपरेट अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि हमें क्या पता चलता है बेटा, कैश फ्लोज की पोजीशन कैसी है। क्या मेरी बात समझ में आई? चल, और क्या आता है देखो, फिर आता है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन 3 तरीके की, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो। समझ आई मेरी बात? परफॉर्मेंस में पता चलता है प्रॉफिट लॉस कहता है, पोजीशन में पता चलता है कि एसेट लायबिलिटी का स्टेटस कैसा है, और कैश फ्लो से पता चलता है कि कैश कितना है कितना नहीं है। फिर आते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, कि किस तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सो दैट उस पर हम भरोसा कर सके, या वो काम की इंफॉर्मेशन हो, या मैं कहूं उसको हम तभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोलेंगे भी सही। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, पहली कैरेक्टर है रिलायबिलिटी, कि भैया रिलायबल होनी चाहिए, भरोसे लायक होनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन इज रिलायबल व्हेन इट इज बेस्ड ऑन वेरिफिएबल डॉक्यूमेंट। कहते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिलायबल कब होती है, जब वो किसी डॉक्यूमेंट्स के बेस पे बनी होती है, उसके बैकिंग कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा क्लर्क मुझे बोलता है सर मैंने यार 500 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया, मैं नहीं मानूंगा। वो जैसे मेरे को बिल लाके दिखा देगा, ये देखो बिल आया था, ये भर दिया, मैं मान जाऊंगा। तो रिलायबल कब होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जब वो क्या हो बेटा, वेरिफिएबल डॉक्यूमेंट से क्या हो, बैकिंग हो उसकी, उसके पीछे वो हो। तो ठीक है। रेलेवेंट भी होनी चाहिए। अरे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी बहुत जरूरी है। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरी है, और मेरे को मेरे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कोई लिख कर दे रहा है कि एक स्वीपर की सैलरी हमने 8000 से 9000 कर दी। मेरा हजारों करोड़ का बिजनेस है, लाखों करोड़ का, और मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, दिस इज नॉट रेलेवेंट। तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कहता है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हेल्प्स यूजर टू मेक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस। समझ आई? कंपेरेबिलिटी, जो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल मतलब कि अगर मैं अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उठाऊं और अपने राइवलरी की, अपने कंपटीशन वाले बिजनेस की उठाऊं, तो उनको मैं इजीली कंपेयर कर सकूं। वो तभी हो पाएगा जब मेरे भी रूल्स बेस्ड होगा, उसका भी रूल बेस्ड होगा। तो इसीलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी हो वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड, प्रिंसिपल बेस्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। फिर आते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए। हम जितनी भी आपको अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे, मैं आपको बार बार सिखाऊंगा कि हर एक की नरेशन लिखी जाती है, ताकि एक आम इंसान अगर पढ़े तो वो भी समझ जाए। तुम तो अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो, तुम्हें तो पता है तुम क्या लिख रहे हो, लेकिन एक आम इंसान भी समझ सके, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड क्लियरली टू द यूजर्स विद बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज। जिसको बेसिक नॉलेज है वो भी उसको समझ सके। चलो, फिर आता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। भैया बार बार बोल रहे हो आप कि अकाउंटिंग में बहुत सारे काम करने होते हैं, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, एनालिसिस करना है, इंटरप्रेट करना है एंड कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट किसको करना है, किसको जरूरत पड़ी है, तो उनके नाम सुनो। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू यूजर्स। अकाउंटिंग खत्म ही यहां पर होती है कि जितने भी रिजल्ट्स आए आपके पास, जितनी भी इंफॉर्मेशन आई आपके पास, वो सारी की सारी यूजर्स तक भेज दो। तो भैया यूजर्स हैं कौन कौन से, ध्यान से सुनना। दो इंटरनल यूजर्स होते हैं हमारे पास, एक तो ओनर्स, मालिक खुद, और एक मैनेजर्स। ध्यान सुनना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी है वो सारी की सारी आपको यूजर्स को प्रोवाइड करनी है। उसमें दो इंटरनल यूजर्स और बाकी सब एक्सटर्नल है। इंटरनल का मतलब होता है बिजनेस के अंदर के लोग, जिन्होंने बिजनेस के लिए डिसीजंस लेने हैं। तो एक तो बिजनेस के ओनर्स, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, और एक बिजनेस के मैनेजर्स। व्हाई ओनर्स यूज एंड व्हाई मैनेजर्स यूज, ये जरूरी है जानना। ध्यान से सुनना कि भैया मैनेजर किस लिए यूज करता है और ओनर किस लिए यूज करता है। तो ओनर्स तो यूज करते हैं इंफॉर्मेशन किस लिए, टू चेक देयर इन्वेस्टमेंट, कि भैया क्या मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्टेड रहना है या नहीं रहना, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। फिर आता है मैनेजर्स यूज करते हैं टू टेक डिसीजंस, कि भैया डिसीजन लेने हैं। अगर बिजनेस के प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, बढ़ रही हैं तो पैसा कहां इन्वेस्ट करना है उस अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। फिर आते हैं मेरे पास एक्सटर्नल यूजर्स, कि बाहर के कौन कौन लोग हैं राजे। ये तो इंटरनल हो गया ना, कि ओनर ने देखना है कि मैंने, ओनर का मतलब यहां पे होता है कि मैंने अगर किसी बिजनेस से पैसा डालेगा तो मैं देखना चाहता हूं मुझे सही रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मैनेजर देखता है कि भैया डिसीजन ले ले, कि अगर प्रॉफिट कम हो रहे हैं या लॉस बढ़ रहे हैं या कोई भी कहानी हो रही है तो उसका डिसीजन ले ले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखकर। एक्सटर्नल यूजर्स पे आ जाओ। एक्सटर्नल यूजर पे पहला यूजर आता है पोटेंशियल शेयर होल्डर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स।
ऐसे लोग जो कल को बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, इन्वेस्टर्स या ओनर्स अलग चीज होती है और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स अलग चीज होती हैं। ओनर्स तो इंटरनल लोग हो गए कि वो ऑलरेडी ओन करते हैं बिजनेस को। पोटेंशियल का मतलब होता है बाहर के लोग जो कल को सोच रहे हैं कि हमें इस बिजनेस को खरीदना है या इस बिजनेस के शेयर्स खरीदने हैं, या इस मान लो मेरे को रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो मैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखूंगा ना। तो इसीलिए तो ये यूज करते हैं कि वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, कि क्या हम इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें या ना करें। फिर आता है क्रेडिटर्स या सप्लायर्स। क्रेडिटर सप्लायर्स यूज करते हैं कि भैया क्या हम इस बिजनेस को उधार पे माल दे भी कि नहीं, क्या ये बिजनेस हमारा कल को उधार चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। वेदर टू सप्लाई ऑन क्रेडिट, क्या उधार पे हम इस बिजनेस को, फर्म को सामान दें या ना दें। फिर आता है गवर्नमेंट या टैक्स अथॉरिटीज। ये किस लिए भैया, क्योंकि इनको टैक्स निकालना है ना, रेड मारते हो इसीलिए तो, चेक करने के लिए कि तुम्हारे खाते कैसे हैं भैया दिखाओ, है ना, कुछ छुपा के तो नहीं बैठे हो, तो टैक्स लेने के लिए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको भी जरूरत होती है कि कल को भैया लोन तो इसी से मांगते हो आप, मुझे पैसा चाहिए, मैं लोन में जाऊंगा बैंक में, बैंक का लाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ पिछले 4 साल की, दिखाओ तुम्हारे प्रॉफिट्स कितने हैं, फिर लोन देंगे हम। इंप्लॉइज को जरूरत होती है देखने के लिए कि क्या मेरा बिजनेस, जिस बिजनेस में मैं काम कर रहा हूं, वो सही से रन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। कहीं डूबती नैया में तो सवार नहीं हूं, अगर डूबती नैया में सवार हो तो नैया ढूंढो दूसरी अपनी। तो इंप्लॉय सोचेंगे ना कि यार कोई और देखता हूं भाई, है ना, कोई किसी और कंपनी में नौकरी ढूंढता हूं भाई। तो ये कहानी है। रिसर्चर्स, बेटा रिसर्चर्स क्यों यूज करते हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं। जैसे आपने देखा था हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, फिर अदानी के सारे शेयर गिर गए थे, तो उन्होंने रिसर्च करी थी। रिसर्चर्स क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उस हिसाब से स्टॉक मार्केट के लोगों को फिर इन्वेस्ट बताते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कि आपको इस कंपनी को खरीद लेना चाहिए, शेयर्स इस कंपनी के शेयर्स बेच देने चाहिए। वो रिसर्चर्स क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, इनकी रिपोर्ट्स रेडी करते हैं, तो वो लोग भी यूज करते हैं। दीज आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लास्ट टॉपिक आता है चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज व्हाट आर द सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग करने के, पैसे का हिसाब किताब रखने के 2 सिस्टम है, पहला सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा डबल एंट्री सिस्टम। ठीक, इन दोनों का मतलब क्या है। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है जो लोग नॉर्मली पैसे का हिसाब किताब रखते हैं ना, कि नॉर्मल शॉपकीपर है या कोई भी है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब वो हर ट्रांजेक्शन का एक ही एस्पेक्ट नोट करते हैं, 2 एस्पेक्ट नोट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी 10,000 की, तो मैं क्या करूंगा, अपने कैश में से 10,000 कम कर दूंगा, दैट्स इट, है ना, कि मेरे पास मेरे कैश का बैलेंस 1 लाख था, माइनस कर दिया 10,000, दैट्स इट। दिस इज सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम वाला बंदा पता क्या करेगा, वो कैश में से तो माइनस करेगा, लेकिन एक और कॉलम बनाएगा सैलरी का, जहां लिखेगा कि सैलरी नाम का खर्चा 10,000 हुआ, तो 2 जगह लिखा उसने, खर्चे में नाम में अलग और कैश को कम करा अलग। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम वाला बंदा क्या करेगा बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ कैश को कम करेगा। तो ये फर्क होता है। जो छोटे बिजनेस होते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, और जो बड़े बिजनेस होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। छोटे, अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा बिजनेस सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर सकता है। छोटा बिजनेस जैसे कोई रेडी वाला है, या आपने खुद का घर में छोटा सा क्लिनिक खोल रखा है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करो, चिल करो। लेकिन आपका बिजनेस जैसे ही थोड़ा सा स्केल अप करता है, आपको डबल एंट्री पे आ जाना चाहिए। रीजन है इसके, एक तो ये फायदेमंद है कि ये मोर साइंटिफिक है, यहाँ पे गलती का स्कोप नहीं होता। दूसरा, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, फ्रॉड करना बहुत मुश्किल है। सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई भी फ्रॉड कर सकता है, आप पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस चेक कर सकते हो आप। कल को हम जितनी भी अकाउंटिंग आपको सिखाएंगे, कौन सी सिखाएंगे, हम डबल एंट्री सिस्टम सिखाएंगे। लास्ट का एक चैप्टर आपको सिंगल एंट्री सिखाएंगे, छोटू सा, कि हम क्या करेंगे, आपको पूरा साल पढ़ाएंगे डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। ये पढ़ाने के बाद आखिरी चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सिंगल एंट्री सिस्टम को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, की रिकॉर्ड्स कंप्लीट ही नहीं है, तो वहां पे हम आपको ये सिखाते हैं। समझ आई मेरी बात। सो दिस इज डबल एंट्री सिस्टम एंड दिस इज सिंगल एंट्री सिस्टम। यहां पे आता है चैप्टर नंबर 1 का एंड। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या सीखा, देखो अगर मैं उसको 2 मिनट के रिकैप में समझाऊंगा आपको, तो मैंने आपको बताया कि यार अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्या है। हमने शुरुआत की थी अकाउंटिंग का मतलब, हमने कहा था पैसे का हिसाब किताब रखना इज अकाउंटिंग, लेकिन इसी हिसाब किताब को रूल्स बेस्ड रखना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेस पे रखना, तो ये अकाउंटेंसी बन जाता है। हमने सीखा अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि ये हेल्प करता है प्रॉफिट लॉस निकालने में, हेल्प करता है बैलेंस शीट का स्टेटस पता लगाने में, हेल्प करता है यूनिफॉर्मिटी लाने में, हेल्प करता है मैनेजमेंट की, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। प्रोसेस पढ़ी कि भैया रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना एंड कम्युनिकेट करना।
फिर हमने कहा कि इसकी लिमिटेशंस भी है, ये विंडो ड्रेसिंग होता है, मैनिपुलेट कर लेता है ये अकाउंट्स को, ये ट्रू फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं होता है, यहाँ पे बायसनेस होती है, यहाँ पे अपनी मर्जी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए जाते हैं। हमने सीखा ये प्राइस लेवल चेंजेस को इंक्लूड नहीं करता, ये भी इसकी प्रॉब्लम है। क्वालिटेटिव आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करता, ये भी इसकी प्रॉब्लम है। फिर हम आज की क्लास में यहाँ पे हमने सीखा ये बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है। हमें पता चला कि बुक कीपिंग तो भैया मैकेनिकल वर्क है, ये तो बिना इसके अंदर कोई ज्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। फिर हमने कहा अकाउंटिंग क्या है भैया, अकाउंटिंग में थोड़ी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे समरी करना होता है, एनालिसिस करना होता है। अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी होता है मेरे बेटा, यहाँ पे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करती है जो गवर्न करता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को भी, तो ये अकाउंटेंसी है। फिर हमने पढ़ा अच्छा कि क्या क्या ब्रांचेस है, पिछली क्लास में पढ़ा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, मैनेजरियल अकाउंटिंग होता है। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो बेसिकली आपको सिखाया गया कि अकाउंटेंसी के अंदर इतने सारे लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं, वो हमने सीखा। अगली क्लास में हम सीखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नाम का चैप्टर, जहां पे मैं आपको टर्म्स सिखाऊंगा अकाउंटिंग की, कि किन टर्म्स का क्या मतलब होता है और उनसे क्या समझना है। मेरी बात समझ में आई? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के साथ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज जल्दी से नीचे लिख के जाना डन, और एक अपना प्यारा सा कमेंट मुझे छोड़ के जाना, ताकि मैं पढ़ूं तो मेरा दिन बन जाए और मैं अगले दिन और जोर से और शोर से बढ़िया सी वीडियो लेकर आऊं तुम्हारे लिए। बाय बाय, टेक केयर।